हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। आज हम क्या करेंगे? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो सीटेट, टेट, यूपी टेट आदि एग्जामों में ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी का हम प्रैक्टिस सेट आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकास पूर्णतया संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। तो ए इज राइट आंसर। फिर अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? पहला है केवल आनुवंशिकता से, दूसरा केवल पर्यावरण से, तीसरा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से ना ही पर्यावरण से। तो बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो हमारा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। पहला ऑप्शन। दूसरा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। दूसरा ऑप्शन, अंक उन्मुख होता है। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा? बी, 2 नंबर इज राइट। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तो बी, 3 नंबर का बी इज राइट आंसर। फिर अगला है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो किस चरण को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथा पूर्व चरण, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा प्रथागत चरण, चौथा है उत्तर प्रथागत चरण। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रथा पूर्व चरण इज राइट आंसर। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा है, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। कैसे तरीके प्रयोग करने चाहिए? पहला ऑप्शन, जिसमें संकल्पों का प्रगतकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा ऑप्शन, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तीसरा ऑप्शन, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चौथा ऑप्शन, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। फिर लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। कौन सी व्याख्या करता है? लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल की, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। तो किस सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो हमारा हो जाए संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की इसकी व्याख्या करता है। फिर 7वां क्वेश्चन है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं।
अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता या संबद्धता और जेंडर धमकी। तो किसका उदाहरण है हमारा? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। फिर अगला है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो किसको महत्व देता है? तो हमारा हो जाएगा ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देता है। फिर अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? प्राथमिक कारक कौन है बच्चों के समाजीकरण का? पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? निकटस्थ परिवार सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? तो जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 साल के ऊपर। तो कौन सा हो जाएगा? 7 से 11 साल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर अगला है, आप एक अध्यापक हैं। आप क्या हैं? आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, पहला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, दूसरा केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, तीसरा बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो, चौथा आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो 4 इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? तो प्रभावशाली तकनीकी कौन सी है हमारी? तो पहला ऑप्शन समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, दूसरा ऑप्शन गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, तीसरा समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्ध परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करते हैं। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। फिर 14 नंबर, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन आत्मसात्करण या समावेशन का, प्रतीकात्मकता का, पदार्थ स्थायित्व का, अस्थगित अनुकरण का। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? आत्मसात्करण का हो जाएगा या समावेशन का। ए इज राइट आंसर। 15 नंबर, भाषा एवं विचार
पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भाषा संज्ञात्मक विकास को निर्देशित करती है। बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सृजनात्मक को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला ऑप्शन अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, दूसरा अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, तीसरा लगातार अभ्यास और दोहराकर, चौथा केवल अनुकरण द्वारा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, ए इज राइट आंसर। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गति विषयक आसक्तता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से, संगीत की योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता है। तो किससे संबंधित है हमारा? तो गणितीय संकल्पों में के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। फिर अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? भेदभावात्मक, पहला ऑप्शन, दूसरा अलगावात्मक, तीसरा साम्यता पर आधारित, चौथा समानता पर आधारित। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साम्यता पर आधारित। तो C3 राइट आंसर, साम्यता पर आधारित। फिर अगला देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक रूप से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दृश्य रूप से, तीसरा ऑप्शन मौखिक रूप से, चौथा ऑप्शन बाहुल्य रूप से। तो किस रूप से करना चाहिए? तो बाहुल्य रूप से। तो 4 इज राइट आंसर। फिर अगला, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया? पहला व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा अलगावी शिक्षा, चौथा सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा, बी इज राइट आंसर। फिर 21 नंबर, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों और गलतियां अप्रासंगिक हैं। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित हैं। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। फिर अगर आप देखते हैं 22 नंबर, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? पहला, बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे, ए इज राइट आंसर। फिर अगला, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन, उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके,
समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर यंत्रवत याद करके, तो किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? तो समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला है हमारा 24 नंबर। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? संकेत, चित्र, मूर्त, सामग्री। दूसरा ऑप्शन चित्र, संकेत, मूर्त, सामग्री। तीसरा ऑप्शन संकेत, मूर्त, सामग्री, चित्र। चौथा ऑप्शन मूर्त, सामग्री, चित्र, संकेत। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? मूर्त, सामग्री, चित्र, संकेत। 4 इज राइट आंसर। फिर 25 नंबर। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? पहला ऑप्शन प्रदर्शन अभिमुखी, दूसरा स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, तीसरा ऑप्शन अध्यापक प्रधान, चौथा ऑप्शन सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। 4 इज राइट आंसर। फिर 26 नंबर हमारा है। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। दूसरा ऑप्शन अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा ऑप्शन भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चौथा ऑप्शन अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। क्या है? अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। फिर अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया की महत्वता पर बल देता है। तो पहला ऑप्शन हमारा पारस्परिक क्रियाओं, पुरस्कार और दंड, आनुवंशिकता, अनम्य या अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा महत्व बल देता है। फिर निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप मिलाप युग्म नहीं है? पहला आत्म परितोषण बाह्य आवरण, आत्म परितोषण बाह्य आवरण, ये राइट है। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। तो कौन सा सही रूप से मिला युग्म है? तो जिज्ञासा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो 20 राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं। विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को पहला ऑप्शन छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात हैं उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। चौथा ऑप्शन अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर आखिरी क्वेश्चन हमारा है
निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अवप्रेरणा है पहला फंड, दूसरा सामाजिक संदर्भ, तीसरा संवेग, चौथा शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो डी इज राइट आंसर। अवप्रेरणा भी प्रभावित करता, सामाजिक संदर्भ भी प्रभावित करता, संवेग भी प्रभावित करता और शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी प्रभावित करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।